दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की थी कि वो सब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो सब ज्योतिष की हर ब्रांच को सीखना चाहते हैं। ज्योतिष जीवन में कहां कहां हमें मदद कर सकता है वो सब हम जानना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए आज हम आपके लिए मात्र 6 घंटे में ज्योतिष सीखने का कार्यक्रम लेकर आए हैं। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि आप ज्योतिषी बने और आज आप सोचते हैं कि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं और कल आप चाहते हैं कि आपको ज्योतिषी की प्रैक्टिस करनी है, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में आपको समाज में आना है, तो केवल मात्र 6 घंटे में आप ज्योतिष सीख सकते हैं। हमारे पास 50 से अधिक कोर्सेज हैं और हर कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 6 घंटे है। हम आपको बताएंगे कि वो 50 तरह के कोर्स किस किस तरह के हैं और किस प्रकार से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि किस प्रकार से ज्योतिष की सहायता से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष वो आंखें हैं जो आपको भविष्य में देखने के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। भगवान ने आपको भौतिक आंखें दी हैं जिससे आप दूरी देख सकते हैं कि आप किसी चीज से कितना दूर हैं, कौन सी चीज किस रंग की है और उसका क्या प्रभाव है। ये सब भौतिक आंखों से देखा जाता है, लेकिन ज्योतिष की आंखें आपको भविष्य का ज्ञान कराती हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। आज आपके लिए समस्या केवल ये नहीं है कि ज्योतिष तो आप कहीं से भी जान सकते हैं, अपना ज्योतिष अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जान सकते हैं, लेकिन आज YouTube में इतने अधिक चैनल्स हैं, इतने अधिक एस्ट्रोलॉजर हैं कि हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। एक एस्ट्रोलॉजर कुछ बता रहा है तो दूसरा कुछ बता रहा है, तो हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। और यदि एक भी उपाय गलत हो गया तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव दूसरी जगह जाएगा। और यदि आपने ज्यादा उपाय कर लिए तो आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि जीवन में करना क्या है। क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि हर उपाय कहीं ना कहीं असर करता है, चाहे वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा। और वो केवल लक चेंजर के माध्यम से ही संभव है कि लक चेंजर यदि आपका 100% उपायों की कंडीशंस पर बना हुआ तो केवल वो ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों, पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमारे जो कोर्सेज हैं 50 से अधिक कोर्सेज हैं। आप इन्हें ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप सीख सकते हैं, रूबरू होकर भी सीख सकते हैं, ग्रुप में भी सीख सकते हैं और अकेले भी सीख सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं इनकी डिटेल क्या है, मैं आपको इसके बारे में पहले आपको मैं बता दूं इनकी डिटेल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। ये शॉर्ट कोर्सेज हैं और हर कोर्स की ड्यूरेशन 6 घंटे की है। अर्थात 6 घंटे में आप हर कोर्स को सीख सकते हैं, आप हर कोर्स में एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है जिसमें हम पराशरी होरा शास्त्र अर्थात पराशरी नियमों के अनुरूप आपको बताते हैं कि ज्योतिष क्या है, वैदिक ज्योतिष क्या है। उसके बाद है लाल किताब। फिर हमारे पास है मार्केट एस्ट्रोलॉजी की मार्केट किस प्रकार से ऊपर नीचे जाएगा, अलग अलग मार्केट के आइटम्स, क्या तो आइटम्स हैं, क्या उन आइटम्स के ग्रह हैं और क्या उसके पीछे आधार है प्रेडिक्शन करने का। इसी तरह बिजनेस एस्ट्रोलॉजी है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा बिजनेस करें, कैसे करें, कहां करें, क्यों करें, किसको पार्टनरशिप में डालें या ना डालें, पार्टनरशिप करें या ना करें। अर्थात इसमें इतने अधिक क्वेश्चंस हैं कि आपको पहले तो बिजनेस चुनना है। बिजनेस किस प्रकार का होना चाहिए, क्या आपको बिजनेस करना है या नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, प्राइवेट करनी है, सरकारी करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो व्यक्ति को डिसाइड करने होते हैं कि वो जीवन में किस दिशा में जाए। यदि आपको आपका गंतव्य ही नहीं पता, मंजिल ही नहीं पता, तो आप जाएंगे कहां। तो पहले इन चीजों का हमें पता लगाना होता है। इसी तरह शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, लॉटरी नंबर्स निकालने की एस्ट्रोलॉजी है, क्रिकेट मैच की प्रेडिक्शन करनी है उसकी एस्ट्रोलॉजी है, पॉलिटिकली जानना है कि कब
चुनाव में लड़ना चाहिए, चुनाव में घुसना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, यदि सामने का जो कैंडिडेट है वो किस राशि का है और आप किस राशि के हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो आपको फेवर कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा आप किस पार्टी से जुड़े, किस नेता से जुड़े, कौन सा नेता आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा नहीं, कौन सी पार्टी आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी नहीं, कौन सी जगह, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और कौन सा अपोजिशन लीडर या कौन से ऐसे वो लोग हैं या कौन से आपके साथी हैं, वो सब आपको पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। फिर लक चेंज एस्ट्रोलॉजी, अर्थात किस प्रकार से आप अपने उपायों द्वारा भाग्य को बदल सकते हैं जिनका कोई दुष्प्रभाव ना हो। अर्थात आपने कोई एक उपाय किया, आपने कोई एक जेमस्टोन डाला, आपने उंगली में डाला, गले में डाला या शरीर के किसी अन्य अंग पर ब्रेसलेट के रूप में डाला, तो इन तीनों का प्रभाव अलग अलग होगा। फिर इनका जो प्रभाव है कुंडली के बाकी ग्रहों के ऊपर भी अलग अलग होगा, कहीं पॉजिटिव देगा, कहीं नेगेटिव देगा। तो लक चेंजर आपको इस प्रकार से गाइड करता है कि कुछ सेट ऑफ रेमेडीज देगा जिससे वो उपाय यदि आप पूरे कर लेंगे सारे के सारे उपाय, तो वो 100% पर आपका भाग्य करेगा काम। लेकिन यदि आपने एक उपाय छोड़ दिया, 2 उपाय छोड़ दिया, तो वहां पर कमी रहेगी और आपका भाग्य 100% पर यहां पर काम नहीं कर रहा या नहीं करेगा। तो इस तरह से लक चेंज एस्ट्रोलॉजी आपको ये गाइड करती है। फिर है कमोडिटी मार्केट एस्ट्रोलॉजी कि कमोडिटी मार्केट में कब इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, कब इंट्राडे में या फोर्टनाइट में, मंथली में, निफ्टी में, वो शेयर मार्केट का आइटम है ये। अर्थात गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल्स हैं, एग्रो है, या और भी जो भी मार्केट की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में, उनके क्या ग्रह हैं, उन ग्रहों की क्या शक्तियां हैं, कौन सा ग्रह ऊपर है, कौन सा शक्ति में नीचे जा रहा है, अर्थात मार्केट किस प्रकार से ऊपर नीचे जाएगी या उतार चढ़ाव मार्केट में आएगा, कमोडिटी मार्केट का सॉफ्टवेयर हमें बताता है। हम आगे देखें तो यहां पर फिर हमारे पास है करेंसी मार्केट एस्ट्रोलॉजी का जो सिस्टम आपको देखना है, यहां पर समझना है। मैन पावर एस्ट्रोलॉजी की एक फैक्ट्री है या कोई भी कंपनी है। अब कंपनी के मैनेजमेंट को, पर्सनल डिपार्टमेंट को ये ज्ञान नहीं है कि वो किस राशि के लोग, किस तरह के लोग, और ऐसे लोग जिनका भाग्य प्रतिशत 100% हो। अर्थात यदि तो कोई भी कंपनी ऐसे एम्प्लॉइज को रखती है जिनका भाग्य 100% पर चल रहा है, 2-4 साल काम करना है उस व्यक्ति ने, यदि उन सालों में उसका भाग्य ही कम होगा तो अपनी ही परेशानियों से वो जूझता रहेगा। कंपनी को क्या देगा? और कंपनी को वो एम्प्लॉय देगा कि जिसका भाग्य ज्यादा है, 100%, 90% पर काम कर रहा है, 200-300% पर काम कर रहा है, वो कंपनी को देगा। और वो जो एम्प्लॉय है वो कंपनी की राशि या कंपनी के जो फील्ड है, जो प्रोडक्शन फील्ड है, जो भी सर्विसेज का फील्ड है, उससे मैच करना चाहिए उसका हॉरोस्कोप। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैन पावर एस्ट्रोलॉजी में आती हैं। तो यदि कंपनी को अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, अपनी ऑप्टिमाइजेशन लेवल गेन करना है उसको अपनी वर्किंग का, तो मैन पावर एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह यूज करना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास फ्रेंडशिप एस्ट्रोलॉजी। आप दोस्ती किससे करें, कौन आपका दुश्मन है, कौन मित्र है। पूर्व जन्मों के आपके ऐसे कर्म हैं कि लोग, अर्थात आपके घर के सदस्य भी, आपकी संतानें या रिश्तेदार या ऐसे ऐसे लोग पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए जन्म ले लेते हैं आपके साथ, लेकिन आपको उसका भेद नहीं पता होता कि वो व्यक्ति कौन है। वो बहुत प्यार से बात करेगा और आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा। कई माताओं का मोह उनकी संतानों में होता है, वो संतानों ने बर्बाद कर देती है, क्योंकि वो तो अपना कर्जा लेने आया है, वो अपना हिसाब चुकता करके जाएगा। लेकिन आपको ज्योतिष ही ये ज्ञान दे सकता है कि आपको दोस्ती करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, किससे करनी है, वो व्यक्ति आपके राशि के, आपकी कुंडली के अनुकूल है या नहीं है। आज रिश्ते टूट रहे हैं, शादियां खत्म होती जा रही हैं, शादियों का जो हमारा समाज है बिगड़ता जा रहा है। आजकल के लड़के लड़कियां शादी से पहले ही रिलेशन बना के चल रहे हैं, तो पवित्र बंधन खत्म होता जा रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर यहां पे आगे बढ़ता जा रहा है, हावी है। हमें यह देखना है कि किस प्रकार हम ज्योतिष की सहायता से अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यदि आपकी फ्रेंडशिप गलत हो गई तो कुछ लोग उस फ्रेंडशिप के चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं। बच्चे आजकल गलत दिशा में जा रहे हैं, तो बच्चों को गाइड करना बहुत जरूरी है कि उनको किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, कौन उनके लिए वफादार होगा, कौन उनके लिए धोखेबाज होगा, कौन उनको जेल में भेजेगा, कौन उनके लिए दुर्घटना करवाएगा। तो ये सब फ्रेंडशिप एस्ट्रोलॉजी में आता है।
आगे बात करें तो मैरिज एस्ट्रोलॉजी की। मैरिज एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या देखना होता है। हम नॉर्मली जब वर कन्या की कुंडली का मिलान करते हैं तो उस समय केवल हम गुणों को मिला लेते हैं। गुण जो मिलाते हैं उनका आधार होता है केवल चंद्रमा, और अधिक से अधिक हम मंगलिक देख लेंगे, उसका संबंध है मंगल से। तो बाकी 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों का क्या हुआ? यदि हम पूर्णतः कुंडली का विवेचन नहीं करते वर वधू की, तो ये अधूरा मिलान होगा। हमें बहुत एंगल से मैरिज एस्ट्रोलॉजी को देखना चाहिए। इंडिविजुअल कुंडली को देखना चाहिए कि अलग अलग कुंडलियों के अंदर क्या भविष्यफल लिखा है। उसके बाद दोनों का भविष्यफल आपस में मेल खाता है या नहीं खाता। जैसे दूध में पानी मिल सकता है, तेल में तेल मिल सकता है, तेल में घी मिल सकता है, लेकिन दूध में तेल मिलाएंगे तो अलग नजर आएगा। इसी तरह यदि 2 ऐसे व्यक्तियों का मिलान करेंगे कि जिनकी दोनों की नेचर ही अलग है, तो वो रिश्ता अलग अलग नजर आएगा या टूटता हुआ नजर आएगा। तो कुंडली मिलान का उद्देश्य यही होता है कि हम अच्छी तरह से दोनों जातकों की कुंडलियों को देख लें कि क्या क्या ऐसे योग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित कर रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें परफेक्शन करना भी बहुत बड़ा काम है। केवल 2 ग्रहों से अर्थात चंद्रमा से गुणों का मिलान करना और मंगल से मंगलिक का देखना, इससे हमारा संतुष्टि नहीं हो सकती, या हम कह लेंगे कि ये मिलान पूर्णतः सही नहीं होगा। तो इसलिए चाहिए कि 9 के 9 ग्रहों की सारी स्थितियों को देख लिया जाए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एस्ट्रोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट एस्ट्रोलॉजी में यदि किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है, किसी कर्मचारी को, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो कोई छोटी इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई छोटा सर्विस सेंटर है, या किसी भी तरह की जॉब एम्प्लॉयमेंट किसी भी जगह पे देनी है, तो वहाँ पर व्यक्ति की जिसने लगाना है और जिसको लगना है, दोनों के ही कुंडलियों का यहाँ भी मिलान होना ज़रूरी है। दोनों की नेचर मिलेगी तो वो कंपनी तरक्की करेगी। दोनों की नेचर नहीं मिलेगी तो ना वो घर, ना वो इंडस्ट्री, ना वो कंपनी, और ना ही कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स वहाँ पे कामयाब हो सकती है। किसी भी संस्था में, चाहे वो घर की संस्था है, व्यापारिक संस्था है, या कोई नेशनल संस्था है, वहाँ पर विचारों का एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ एक दिशा में चलना और ताकत को इकट्ठा करके चलने से ही वहाँ पे सफलता आती है। तो एम्प्लॉयमेंट एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये सब देखा जाता है कि हमें किस प्रकार के लोगों को किस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि जिसको हम लगा रहे हैं उसका योग भी है या नहीं है। फिर उसके बाद देखना चाहिए कि उसका भाग्य प्रतिशत कहाँ जा रहा है, उसका भाग्य कितना अच्छा है, वो कंपनी को क्या दे सकता है। फिर तीसरा, कंपनी का भाग्य क्या है। उसके बाद उनके मालिकों का भाग्य क्या है, डायरेक्टर्स का भाग्य क्या है, या ऑनर्स जो हैं उनका भाग्य क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयमेंट एस्ट्रोलॉजी में देखी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम देखें तो यहाँ पर जन्म कुंडली से ही पता लग जाता है कि व्यक्ति के कुंडली के अंदर क्या क्या रोग होने का योग है, और यदि शुरू से ही हम उन सावधानियों को इस्तेमाल कर लें तो उन रोगों से हमारा बचाव भी हो सकता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर किन किन औषधियों से फ़ायदा हो सकता है, किन किन से नुकसान हो सकता है, क्या खाने से बीमारी बढ़ेगी, क्या खाने से बीमारी कम होगी, इसी तरह किन किन तरीक़ों से हम पता लगाएंगे, क्योंकि ज्योतिष तो कई साल पहले बता देगा कि इस साल में ये बीमारी होगी। उस समय जाके हम अपने मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, तब हमें उस बीमारी का पता लगेगा। लेकिन ज्योतिष में तो पहले लिखा होता है आपकी कुंडली के अंदर, तो ये बीमारी का योग है, इस साल में होगा और इसके उपाय ये होंगे, या ये सावधानियां होंगी, ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखें इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी। इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में यदि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो पहले तो उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर राजयोग होना चाहिए। राजयोग है तो फिर उसे देखना होगा कि किस नेता के साथ जुड़े, किस पार्टी के साथ जुड़े, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, या सामने जो अपोनेंट खड़ा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाना है। ये बहुत सारी बातें हैं। हमारी mohonastrology.com ने सबसे प्रथम परीक्षण की थी जब दिल्ली के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 67 सीट्स आई थी। तो केवल हमारे सॉफ्टवेयर ने ही प्रेडिक्ट किया था कि दिल्ली के अंदर 67 सीट्स आएंगी।
हमने 66 की प्रेडिक्शन की थी तब, लेकिन आई 67 थी। लेकिन उसे भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है, बीजेपी के आने के पूरे चांसेस हैं और ये बात प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। लेकिन वास्तव में वो गलत नहीं हुई। हैरानी वाली बात है कि 67 सीट्स आई। तो इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको खड़ा होना चाहिए, किस राशि के व्यक्ति के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी शुभ है या जिता सकती है। व्यक्ति का जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसका भाग्य यदि जीतने वाला है तो जीत जाएगा, वो पार्टी को भी फायदा होगा। तो पार्टी के एंगल से देखें तो हमें जीतने वाले कैंडिडेट्स को ही लेना चाहिए। कैंडिडेट्स के एंगल से देखें तो उसको कौन सी पार्टी के साथ, कौन से नेता के साथ, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से और कौन से अपने साथियों को लेकर चलना चाहिए, ये सब इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी। रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी में यदि कोई व्यक्ति रिलेशन में रहना चाहता है किसी के साथ तो उस समय उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी में आज बहुत जगह हम देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कुछ अशुभता होती है, अलग हो जाते हैं, फिर या कुछ ऐसी कोई क्राइम भी हो जाता है कई बार। तो ये चीज़ हम देखते नहीं हैं पहले कि किसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, किसके साथ हमारी नेचर मिलती है, अंदर की बातें क्या हैं कुंडली की, या व्यक्ति के अंदर की कुंडली के दिमाग के राज क्या हैं। क्योंकि लाल किताब कुंडली को 42 खानों में डिवाइड कर देती है, दिमाग को, खासतौर से दिमाग के 42 खाने हैं। तो उन खानों से हमें व्यक्ति की नेचर का पता लगता है, अर्थात 42 प्रकार की नेचर व्यक्ति के अंदर होती है, उसके गुण 42 प्रकार के होते हैं विशेषतः। अब ये सब चीज़ें हमें रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी में देखा जाती हैं कि किस प्रकार से हम अपने रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सही बंदे का चुनाव कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। उसके बाद है न्यूमरोलॉजी, बहुत बड़ा विषय है। न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमने एक बार प्रेडिक्शन की थी कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें आ रही थी तो हमने कहा था कि जिन सालों का योग न होगा उनमें कांग्रेस विजयी होती है। तो ये सब होता रहा, लेकिन जब अब ग्रहों ने अपनी चाल बदल ली तो न्यूमरोलॉजी भी उसके साथ बदली है। लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, नेशन के लिए भी, पार्टी के लिए भी, किसी क्षेत्र के लिए भी और व्यक्ति विशेष के लिए भी। तो न्यूमरोलॉजी को साधारण रूप से हमें नहीं लेना चाहिए, इसका लिंक करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ और घटनाओं के साथ, और ग्रह की गोचर स्थिति के अनुरूप हमें इसे बदलते रहना चाहिए। तो तभी हम न्यूमरोलॉजी से सही प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। अगली बात आती है हमारी इंडस्ट्रियल वास्तु की। वास्तु अब देखें तो नॉर्मली लोग साधारण वास्तु कर देते हैं। आजकल एक महावास्तु का भी शब्द जो है वो प्रचलित होता जा रहा है, जबकि महावास्तु कुछ नहीं है। वास्तव में यूँ कह लें कि एक अंधकार है, कन्फ्यूज़न है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। हमें इन सब बातों से सतर्क होना पड़ेगा। वास्तु मुख्य रूप से हम देखें तो 3 प्रकार का होता है। इंडस्ट्रियल वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है, और एक नया वास्तु जो है चाइना से आया है वो है फेंग शुई वास्तु। तो हमें इंडस्ट्रियल वास्तु के लिए इंडस्ट्री के ही एंगल से देखना चाहिए। जिस प्रकार से एक सन्यासी है उसके नियम कुछ अलग है, एक गृहस्थ है उसके नियम कुछ अलग है, उसी तरह इंडस्ट्री के नियम कुछ अलग हैं और जो घर का वास्तु है उसके नियम कुछ अलग हैं। वस्तु ही अलग अलग हैं। कमर्शियल वास्तु के भी नियम कुछ अलग हैं। तो हमें हर चीज़ को पहले तो जन्म कुंडली से जोड़ना चाहिए। जो इंडस्ट्री का मालिक है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, उन सब की कुंडलियों के अंदर सारा कुछ उनका वास्तु देख के फिर उस इंडस्ट्री का वास्तु बनाना चाहिए। इसी तरह कमर्शियल वास्तु का यही नियम है कि हमें सबसे पहले जो मालिक हैं, ऑनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी कुंडलियाँ देखें, उनका वास्तु देखें। यदि वो वास्तु क्लैश कर रहा है वहाँ पर कमर्शियल वास्तु या रेजिडेंशियल वास्तु या इंडस्ट्रियल वास्तु से, तो हमें उसको चेंज करना चाहिए वहाँ पे। वास्तु का मतलब ये है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में जो योग है, यदि वही वास्तु में है तो आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन जन्म कुंडली में योग नहीं है, वास्तु कर लिया तो फल नहीं मिलेगा। वास्तु में योग नहीं है, जन्म कुंडली में है तो फल नहीं मिलेगा। तो दोनों का ही मिलान होना जरूरी है। जन्म कुंडली में अच्छा योग है, बंदे का राजनीति में तरक्की करनी है, लेकिन जिस जगह वो रह रहा है वहाँ का वास्तु उसके अगेंस्ट है, तो वो तरक्की तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपना वास्तु ठीक नहीं करता। तो हमारे इस तरह से जो 4 प्रकार के वास्तु कोर्स आप समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल वास्तु है, रेजिडेंशियल वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है और फेंग शुई से संबंधित। हमने फेंग शुई को भी इंडियन
टर्मिनोलॉजी में बदल दिया, क्योंकि फेंग शुई एक चाइना का विज्ञान है। हमने चाइना के विज्ञान को ना लेते हुए उसको और ज़्यादा अधिक मॉडिफाई कर दिया और हमने समुद्रिक शास्त्र और वास्तु को फेंग शुई से जोड़ के और उसको फेंग शुई एस्ट्रोलॉजी का नाम दे दिया। तो इससे भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अर्थात यदि आप फेंग शुई एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, कमर्शियल वास्तु को करते हैं, रेजिडेंशियल वास्तु को लेते हैं, तो इसके साथ इंडस्ट्रियल वास्तु को, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े वास्तुशास्त्री बन जाएंगे। महावास्तु के भी आप सबसे बड़े गुरु बन जाएंगे। महागुरु और महावास्तु से भी ऊपर चले जाएंगे आप। लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं। मैं यदि आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जो एस्ट्रोलॉजर भी मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, तो वो भी नहीं बता पाएंगे यदि मैं पूछूंगा यहाँ पर कि धुआं जो है वो किस ग्रह का आइटम है। घर में अगरबत्ती या धूप जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि घर में यदि आप अगरबत्ती और धूप जलाएंगे तो हमारी माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा आज कैंसर का कारण ये धूप और अगरबत्ती ही है। यदि हर घर से, इंडिया से हम हर घर से धूप और अगरबत्ती हटा दें तो हमारा कैंसर जो रेशियो है, जो रेट है, जो दर आ रही है कैंसर की बीमारी की, वो बहुत कम आ जाएगी इंडिया में। और मैं पूरा प्रयास करता रहता हूँ कि जहाँ भी मैं गाइड करता हूँ, पहला ये बताता हूँ कि आप घर से धूप, दीप, आप दिया जला लें, लेकिन आप जो अगरबत्ती है उसका धुआं है, धूप का धुआं, वो घर में मत रखें। और जो एक और पॉइंट आपको बताऊं, किचन के अंदर जो धुआं आ रहा है वो राहु है, उसको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि पहले हमारी किचन होती थी बाहर ओपन में और हमें वो राहु का धुआं वहाँ नहीं सताता था। जब किचन अंदर आना शुरू हुआ तब भी हमने ऊपर रोशनदान रखे ताकि धुआं ऊपर चला जाए, लेकिन अब तो घरों में रोशनदान होते ही नहीं है, तो धुआं कहाँ से आएगा? क्योंकि रोशनदान कौन है? मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि रोशनदान का ग्रह कौन सा है, तो आप लोग शायद ना बता पाएं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। रोशनदान का ग्रह है केतु, और वो जो केतु ग्रह है और राहु रूपी जो धुआं है वो केतु के माध्यम से बाहर चला जाता है। और आप पहले ये कैंसर की बीमारी इतनी नहीं थी, जब से रोशनदान हमने बंद कर दिए कैंसर की बीमारी हमारे देश में बढ़ गई। विदेशों में आज भी रोशनदान रखे जाते हैं, खुली हवा में वो रहना पसंद करते हैं। तो ये हुआ हमारा वास्तु से संबंधित जो कुछ आपको मैंने बातें बताई हैं। कोर्सेज तो बहुत हैं, 50 कोर्सेज हैं हमारे, उससे ऊपर के कोर्सेज भी हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको उसके बाद समुद्रक एस्ट्रोलॉजी। समुद्रक एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि लक्षण विज्ञान, व्यक्ति के कपड़े, उसका चाल ढाल, उसके घर की वस्तुएं, निशानियाँ, यूँ कह लीजिए कि शरीर के ऊपर जो रेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं हैं और लक्षण तिल आदि हैं, ये सब समुद्रक विज्ञान में आते हैं। पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, सब समुद्रक विज्ञान के अंदर आते हैं। तो इसी विज्ञान के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति की किस्मत किस ओर जा रही है, उसके घर में क्या क्या रखा है। बस हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है और क्या हो रहा है उसके घर में, वहीं से उसका सब पता लग जाएगा। फिर एक आखिरी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो है हाथ से जन्म कुंडली बनाना। किस प्रकार से बनाई जाए हाथ से जन्म कुंडली, ये बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन के इवेंट्स, हस्तरेखाओं और समुद्रक शास्त्र को जोड़ते हुए हम यहाँ पर आपके जो हाथ है, हाथ से कुंडली बनाने का, इसमें इस कोर्स में प्रयास करते हैं। जिन लोगों की कुंडलियाँ नहीं हैं, जिनके पास अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, वो इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अर्थात यदि ये विद्या आप सीख जाते हैं, इसके लिए हाँ एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है जो ऑटोमेटिकली सारी गणनाएं और सब चीज़ें आपको बता देता है। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि यदि कोई भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर खरीदता है, हमारा जो विश्व के सबसे उच्च कोटि के मोहन एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर हैं, हर चीज़ के ऊपर सॉफ्टवेयर है हमारा। कितने ही फील्ड ऐसे जो मैंने अभी यहाँ पर नहीं आपको बताए जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो आप 6 घंटे में एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, अगले दिन आप अपने ऑफिस खोल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में आप प्रचलित हो सकते हैं, आपका नाम हो सकता है समाज में। तो यहाँ मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज से 47 साल पहले, क्योंकि मेरा 47 साल का अनुभव हो गया ज्योतिष के क्षेत्र में, आज से 47 साल पहले जब हम कुंडली बनाते थे तो हमें पूरी कुंडली जो अष्टक वर्ग के साथ हम बना के देते थे भविष्यवाणी के साथ, तो हमें एक कुंडली बनाने में 1 सप्ताह लग जाता था। और अब
अष्टवक्र कुंडली आपने कंप्लीट वैदिक ज्योतिष की कुंडली बनानी है, लाल किताब की कुंडली बनानी है, वास्तु की कुंडली बनानी है, फेंग शुई की कुंडली बनानी है, और भी किसी प्रकार की समुद्र कुंडली बनानी है, हस्तरेखा से कुंडली बनानी है, तो बस कुछ बटन दबते हैं और थोड़ी देर में कुंडली प्रिंट होकर आ जाती है। लेकिन आपको यदि कुंडली की बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक चीज़ों का ज्ञान है, आपको बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हैं, तो फिर आप प्रेडिक्शन भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 6 घंटे में आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, सिर्फ 6 घंटे में। 6 घंटे भी कम मैं बोल रहा हूँ, मतलब आप 3 घंटे में तो कुंडली वगैरह बनाना, सब टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएगी, 3 घंटे का अगला आपका अभ्यास होगा। तो इस तरह से 6 घंटे में आप एक एस्ट्रोलॉजर बन के, और यदि आप हमारा एक जो छोटा से छोटा सॉफ्टवेयर है वो भी ले लेते हैं, तो उससे आप अगले दिन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। आप इन नंबर्स पे रजिस्टर करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लें, और ईमेल आईडी भी आपको दिया, यदि कोई क्वेरी है आप हमें ईमेल कर दें, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इससे हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या आपकी कुंडली के अंदर आपको सीखना है, आपके जो ज्योतिष के अंदर क्या क्या आप सीख सकते हैं, वास्तु के अंदर क्या क्या सीख सकते हैं, और कमर्शियल मार्केट में, मार्केट एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप क्या क्या सीख सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड्स हैं। दुनिया की ऐसी कोई विद्या, कोई क्षेत्र, कोई ऐसी साइंस, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे ज्योतिष का प्रयोग नहीं होता। हर समय, हर स्थान पर और हर तरह से हम ज्योतिष का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको हमारे सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स के बारे में सब पता लग गया होगा, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि किस प्रकार से मात्र 6 घंटे में आप ज्योतिष सीख सकते हैं। 50 से अधिक हमारे कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं। और हमारे जो अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो mohanastrology.com हमारी वेबसाइट पर आप चले जाएं, और यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कोर्सेज़ की पूरी डिटेल, और उसके बाद उनके चार्जेस आदि जो भी हैं वो भी आप देख सकते हैं। और यदि आप ग्रुप में आते हैं तो हमें और भी उसमें सुविधा रहेगी, आपको भी सुविधा रहेगी, और उसमें आपके लिए कंसेशन भी है वहाँ पर ग्रुप्स के अंदर। इंडिविजुअल में थोड़ा कॉस्टिंग आपको जो ज़्यादा है, तो यदि वो आपको कॉस्टिंग वहाँ पर ग्रुप में आगे कम हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार, धन्यवाद।